बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में 3 भाई रहते थे। ये तीनों सगे भाई थे और दिखने में इतने मिलते जुलते थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। भले ही उम्र में थोड़ा अंतर था, लेकिन उनका कद, चाल, हाव भाव और बात करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। ऐसा लगता था जैसे एक ही इंसान के 3 रूप हों। उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और वे एक दूसरे का सहारा थे। तीनों हमेशा साथ रहते थे, लेकिन अब उन्हें अपने शहर में घुटन महसूस होने लगी थी। उनके मन में कहीं न कहीं यह ख्याल आ गया था कि अब उन्हें इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए और अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। मगर अब तक किसी ने इस बात को खुलकर नहीं कहा था। आखिरकार एक दिन सबसे बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों से कहा, मुझे लगता है कि हमें यह जगह छोड़कर किसी नई जगह जाना चाहिए। यहाँ रुके रहने से जिंदगी रुक सी गई है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। मंझले भाई ने उसकी बात पर सहमति जताई। तुम ठीक कह रहे हो, एक ही जगह ठहर जाना कोई जिंदगी नहीं होती। हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। सबसे छोटे भाई ने भी हामी भरी। अगर आप दोनों ऐसा सोचते हैं तो मैं भी साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे भी लगता है कि किस्मत आजमाने के लिए हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। और एक सुबह तीनों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने अपने थैलों में खाने पीने का जरूरी सामान भर लिया, ताकि कुछ दिनों तक सफर में किसी तरह की परेशानी न हो। जब सब तैयार हो गए तो सबसे बड़े भाई ने कहा, हमें अपनी सुरक्षा का भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। रास्ते में हमें किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मंझले भाई ने हामी भरी। हाँ, हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ हथियार जरूर साथ रखने चाहिए। सबसे बड़े भाई ने अपने पिता की तीर कमान उठा ली और मंझले भाई ने पिता की तलवार अपने पास रख ली। सबसे छोटा भाई, जिसका नाम हयो था, ताकतवर और मजबूत था, लेकिन दोनों बड़े भाई उसे नासमझ और मूर्ख समझते थे। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। इस वक्त भी उनके मन में यही विचार था कि यह बेवकूफ लड़का आखिर यात्रा में क्या मदद करेगा। लेकिन हयो को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक पुरानी लोहे की छड़ी उठा ली, जिस पर लोहे की धारदार पट्टियां लगी हुई थी। इसके अलावा तीनों भाइयों ने अपने अपने कमर में खंजर भी बांध लिया। फिर तीनों ने अपने घर की ओर एक अंतिम नजर डाली। उनकी आंखों में बीते दिनों की यादें उमड़ आई। बड़े भाई ने घर की दीवारों को देखकर कहा, अलविदा मेरे प्यारे घर। तुमने हमें बचपन से सहारा दिया, लेकिन अब हमें नई राहों की ओर बढ़ना है। इतना कहकर तीनों भाइयों ने अपना सफर शुरू कर दिया। शहर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक नया रास्ता चुना और उसी ओर बढ़ने लगे। रास्ते में वे आपस में बातचीत करते, हंसते बोलते आगे बढ़ते रहे। जब भी थक जाते, किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताते, कुछ खाते पीते और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ जाते। इस तरह कई दिन बीत गए। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक विशालकाय पेड़ खड़ा था। इस पेड़ से 3 रास्ते निकलते थे, जो अलग अलग दिशाओं में जाते थे। वे कुछ देर वहां खड़े होकर सोचने लगे। बड़े भाई ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, अब तक हम तीनों साथ सफर कर रहे थे, लेकिन अब हमें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। हमें अपनी अपनी मंजिल खुद तलाशनी होगी। मंझले भाई ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, अब हमें अपने अपने रास्ते चुनने होंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तीनों भाइयों ने अलग अलग दिशाओं की ओर देखा, लेकिन इस समय सबसे छोटे भाई के पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। दूसरे दोनों भाइयों ने अपने अपने थैलों में से थोड़ा सा खाना निकाला और छोटे भाई को दे दिया, ताकि वह रास्ते में अपनी भूख प्यास मिटा सके। इसके बाद तीनों भाई उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर सुस्ताए, थोड़ा खाया पिया और फिर अलग अलग सफर के लिए तैयार होने लगे। बड़े भाई ने दोनों छोटे भाइयों की ओर देखा और कहा, हम अलग तो हो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें एक दूसरे के हाल का पता चलता रहे। अगर हम में से कोई मुसीबत में फंस जाए तो बाकी उसकी मदद कर सके। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, इस पेड़ के तने में हम तीनों अपना अपना खंजर गाड़ देते हैं। जो भी भाई पहले यहां लौटे वह इन खंजरों को देखे। अगर किसी का खंजर जंग खा चुका हो तो इसका मतलब होगा
कि वह भाई मुसीबत में है, तब हमें उसकी मदद के लिए उसी रास्ते पर जाना चाहिए जिस पर वह गया था। इस तरह हम एक दूसरे की रक्षा भी कर सकेंगे और हालात का अंदाजा भी लगा पाएंगे। बड़े भाई की यह बात दोनों छोटे भाइयों को पसंद आई। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और अपने अपने खंजर निकालकर पेड़ के तने में गाड़ दिए। फिर तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और विदाई ली। बड़े भाई ने दाएं ओर जाने वाला रास्ता चुना, मंझले भाई ने बीच का रास्ता अपनाया और सबसे छोटा भाई हाइयों बाईं दिशा की ओर बढ़ गया। तीनों अब अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ चले। अब सुनिए बड़े भाई के साथ क्या हुआ। बड़ा भाई, जो दाएं ओर वाले रास्ते पर बढ़ा था, चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंचा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, लता बेलों से ढकी जमीन और पक्षियों की आवाजों से गूंजता वातावरण था। उसने उस घने जंगल में आगे की ओर चलना जारी रखा, लेकिन यह जंगल इतना विशाल था कि उसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था। वह लगातार चलता रहा। उम्मीद थी कि शायद कुछ दूर जाकर जंगल समाप्त हो जाएगा और कोई बस्ती या गांव दिखाई देगा, मगर उसकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। सूरज ढलने लगा था, पर जंगल का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वह थक चुका था, शरीर बोझिल हो गया था, लेकिन रास्ता खत्म होने का कोई संकेत नहीं था। पेट में भी भूख की हल्की टीस उठने लगी थी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी राहत लेने का फैसला किया। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उसने अपना थैला खोला और उसमें से कुछ निकालकर खाने लगा। अभी वह खाना खाने में मग्न ही था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। कुछ दूरी पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी चला आ रहा था। उसकी लंबाई कुछ कम थी, सिर पर एक पुरानी टोपी थी और उसने घिसा पिटा हरे रंग का पुराना सा कोट पहन रखा था। उसकी चाल धीमी थी और वह सीधा उसी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह बूढ़ा पास आया, उसकी निगाहें उस युवक के खाने पर टिक गईं। उसकी आंखों में भूख और लाचारी साफ छलक रही थी। वह कुछ कहे बिना टकटकी लगाए बस भोजन को देख रहा था। युवक को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने अपने पास से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसकी ओर उछाल दिया। बूढ़ी ने झपटकर उसे उठा लिया और जल्दी से खाने लगा। थोड़ा खाकर बूढ़े ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जिस तरह तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, उसी तरह मैं भी तुम्हें एक अनोखी चीज दूंगा। इतना कहकर उसने युवक के तीर कमान को अपने झुर्रीदार हाथों से छुआ और कहा, अब से तुम्हारा हर तीर सही निशाने पर लगेगा, तुम्हारा निशाना कभी चूकेगा नहीं। इतना कहकर वह बूढ़ा पास के एक पेड़ के पीछे चला गया। युवक को लगा कि वह दूसरी ओर से निकलकर फिर सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर खुद उठकर पेड़ के पीछे जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह चकित रह गया। इस घने जंगल में वह बूढ़ा आखिर आया कहां से था और अचानक गायब कैसे हो गया? ये कौन था? कोई साधारण वृद्ध या कोई रहस्यमयी शक्ति? युवक कुछ भी समझ नहीं सका। थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचने के बाद उसने लंबी सांस ली, फिर अपना थैला कंधे पर डाला, तीर कमान संभाला और एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल अब भी घना था, लेकिन उसे कहीं न कहीं से यह एहसास हो रहा था कि अब वह किसी नए स्थान पर पहुंचने वाला है। कई घंटों तक चलते रहने के बाद उसे दूर एक महल दिखाई दिया। यह कोई साधारण महल नहीं था, बहुत बड़ा, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ और बेहद पुराना। उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी, मानो सदियों से वह वीरान पड़ा हो। महल को देखकर युवक के मन में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, चलो इस जंगल के बीच कहीं तो इंसानों की मौजूदगी के निशान मिले। लेकिन इसी के साथ उसके भीतर एक अनजाना डर भी उठने लगा। यह महल किसका हो सकता है? कहीं यहां कोई राक्षसी ताकत तो नहीं? अगर यह कोई खतरनाक जगह हुई तो? इन सवालों के बीच उसके कदम धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, एक अजीब नजारा उसकी आंखों के सामने आया। महल के बाहर विशालकाय दो राक्षस खड़े थे। उनके शरीर पहाड़ों जितने बड़े थे और उनकी आंखों से दहकती आग की लपटें निकलती प्रतीत हो रही थी। उनके सामने एक विशाल अलाव जल रहा था, जिसमें प्रचंड आग दधक रही थी। उन दोनों राक्षसों ने एक बड़ी लोहे की छड़ पकड़ रखी थी, जिस पर एक पूरा बैल भूनने के लिए टंगा हुआ था।
आग की लपटें बैल के शरीर को चारों ओर से घेरे हुए थी और उसकी चमड़ी लाल होकर काली पड़ने लगी थी। वही तीसरा राक्षस पास ही खड़ा था, तलवार हाथ में लिए हुए। वह बीच बीच में भुने हुए बैल से एक टुकड़ा काटता और परखता कि मांस ठीक से पका है या नहीं। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक। युवक यह दृश्य देखकर दंग रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। सामने खड़े हुए भयानक राक्षस, जलती हुई आग और भुना जा रहा बैल। वह दूर खड़ा हुआ उन राक्षसों को देखने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। जिसे भी तुम शिकार बनाना चाहो, तीर चलाओ, तुम्हारा निशाना कभी चूकेगा नहीं। ये सोचते ही उसके भीतर हिम्मत लौट आई। अगर बूढ़े की बात सच थी तो यह उसके लिए सबसे सही समय था इसे परखने का। युवक ने अपने आप से कहा, अब देखता हूं कि वह बूढ़ा सच कह रहा था या यह सिर्फ एक भ्रम था। उसने अपनी घबराहट को दूर किया और धीरे धीरे कंधे से कमान उतारी। फिर एक तीर निकाला, प्रत्यंचा पर चढ़ाया और सावधानी से निशाना साधा। उधर तीसरा राक्षस अपनी तलवार से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा काटकर उसे खाने ही वाला था कि अचानक बिजली की तेजी से एक तीर आया और वह टुकड़ा उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। राक्षस चौंक कर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसने हैरानी से अपने खाली हाथ को देखा, फिर अपने साथियों की ओर घूरा। बाकी दोनों राक्षसों ने भी विस्मय से चारों ओर देखा। यह तीर आया कहां से, जंगल के इस सुनसान हिस्से में, और कौन हो सकता है? तीनों के तीनों राक्षस इधर उधर देखने लगे। वे पेड़ों के पीछे, चट्टानों के पार निगाहें दौड़ाने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। थोड़ी देर तक इधर उधर नजरें घुमाने के बाद जब कुछ नजर नहीं आया तो वे धीरे धीरे शांत हो गए और दोबारा अपने काम में लग गए। उधर झाड़ियों के पीछे छिपा युवक उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बूढ़े की बात सच निकली थी, उसकी कमान सचमुच अचूक थी। कुछ देर बाद बैल पूरी तरह भुन गया। तीनों राक्षसों ने उसे काटकर अपने अपने हिस्से अलग किए और बैठकर खाने लगे। युवक ने देखा कि राक्षस भुने हुए मांस का निवाला ले रहे हैं। उसने तुरंत अपनी कमान संभाली और एक तीर छोड़ा, लेकिन इस बार निशाना चूक गया। जिस राक्षस की वह बोटी पर निशाना साध रहा था, उसने तेजी से उसे अपने मुंह में डाल लिया और निगल गया। तीर सीधा जाकर पास के एक पेड़ में धंस गया, लेकिन इस बार एक बड़ी गलती हो गई। राक्षसों ने युवक की कमान देख ली थी। अब उन्हें यह पता चल चुका था कि पहले और दूसरे तीर कहां से आए थे। उनमें से एक राक्षस गरजता हुआ उसकी ओर दौड़ा। वह पहाड़ जैसा विशाल और बलशाली था। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थी। युवक को लगा जैसे धरती कांप रही हो। राक्षस क्रोध में गरजते हुए बोला, ए छोटे जीव, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। युवक उसका विशाल शरीर देखकर पहले ही भयभीत था, लेकिन यह सुनकर उसका डर और भी बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अब मेरा बचना असंभव है। वह किसी रास्ते के बारे में सोच ही रहा था कि तभी बाकी राक्षस भी वहां आ गए। उनमें से एक बोला, तू बड़ा कुशल धनुर्धर है, इसलिए हम तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन इसके बदले में अब से तुझे हमारी सेवा करनी होगी। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले ही राक्षस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे उठा लिया। उसका हाथ इतना विशाल था कि युवक उसकी हथेली में एक छोटे से खिलौने जैसा लग रहा था। राक्षस ने युवक को अपनी जेब में डाल लिया। उसकी जेब इतनी गहरी थी कि युवक पूरा का पूरा उसमें समा गया। वह बस किसी तरह अपना सिर निकालकर बाहर झांक पा रहा था। इसके बाद वह राक्षस अपने साथियों के पास वापस आ गया। जब बाकी राक्षसों ने देखा कि उनके हाथ एक इंसान लग गया है, तो वे खुशी से उछलने लगे। एक ने उत्साह से कहा, बहुत दिनों बाद एक इंसानी शिकार मिला है। उनकी आंखों में खतरनाक चमक थी। युवक अब पूरी तरह से उनके कब्जे में था। दूसरा राक्षस गुस्से से बोला, इसने हम पर तीर चलाए हैं, इसकी सजा मौत है, इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। दोनों राक्षस गुस्से में युवक की ओर बढ़े, लेकिन जिसने उसे पकड़ा था उसने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं, इसे हम जान से नहीं मारेंगे,
उसने गंभीर आवाज में कहा। बाकी दोनों चौंक गए। क्यों नहीं मारेंगे? इसने हमारी ओर तीर चलाए थे। वे दोनों आश्चर्य से अपने तीसरे साथी की ओर देखने लगे। युवक को पकड़कर लाने वाला राक्षस थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ये बहुत कुशल तीरंदाज है। हमें इसे मारने की बजाय इससे कोई काम लेना चाहिए। यह हमारी सेवा करेगा और हम इसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। इसे मार देने से हमें कोई लाभ नहीं। उसकी यह बात सुनकर बाकी दोनों राक्षस भी सोच में पड़ गए। फिर एक ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात में दम है। इसे मारने से अच्छा है कि इसे हमारे काम में लगाया जाए। इस तरह युवक मौत के मुंह में जाने से बच गया, लेकिन वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं था। शाम ढलने को थी। तीनों राक्षस युवक को अपने साथ एक किले नुमा विशाल महल के पास ले गए। राक्षसों में से एक ने युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें एक काम करना होगा, लेकिन इसे बड़ी सावधानी से करना। युवक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। राक्षस ने आगे कहा, जैसे ही सूरज डूबेगा, इस महल के दरवाजे से एक छोटा सा कुत्ता बाहर निकलेगा। तुम्हारा काम यह है कि जैसे ही वह भौंकने लगे, तुम उसे तीर से मार गिरा देना। राक्षसों ने युवक को चेतावनी दी। ध्यान रहे, अगर कुत्ता भौंकने से पहले तुमने उसे मार नहीं डाला तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। युवक यह सुनकर घबरा गया। उसके पास केवल एक ही तीर बचा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर निशाना चूक गया तो फिर क्या होगा? दूसरा तीर तो है ही नहीं जो दोबारा चला सको। लेकिन उसे पता था कि राक्षसों से कोई सवाल करना बेकार था। अगर उसने जरा भी हिचकिचाहट दिखाई तो वे तुरंत उसकी गर्दन उतार देंगे और भून कर खा जाएंगे। कोई और रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। आकाश में लालिमा घुल गई थी। युवक की नजरें महल के दरवाजे पर टिक गईं। कुछ ही पलों में एक छोटा सा कुत्ता बाहर आया। युवक ने फौरन अपनी कमान कंधे से उतारी, आखिरी तीर चढ़ाया और पूरे ध्यान से निशाना साधने लगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कुत्ता जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, युवक ने सांस रोककर तीर छोड़ दिया। तीर बिजली की गति से कुत्ते की ओर बढ़ा और थप, तीर सीधा जाकर कुत्ते के सीने में धंस गया। एक भी आवाज नहीं निकली। कुत्ता वहीं धराशायी हो गया। युवक ने राहत की सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन उसकी अंदाजी सटीक निकली थी। उधर जैसे ही राक्षसों ने यह देखा, वे खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, यह तो सच में कमाल का तीरंदाज है। वे तीनों युवक की ओर बढ़े, उसकी पीठ थपथपाई और गर्व से बोले, बहुत बढ़िया, तुमने हमारी परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। महल के बाहर की ऊंची दीवार में एक छोटा सा छेद था। वह तीनों राक्षस इस छेद के रास्ते महल के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन उनके विशाल शरीर के कारण यह असंभव था। उनके लिए उस छोटे से छेद में से निकलना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें एक और काम करना होगा, और यह पहले से भी ज्यादा कठिन होगा। युवक ने निडर होकर जवाब दिया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। राक्षसों में से एक ने उसे एक तेज धार वाली तलवार दी और आदेश दिया, इस छेद से महल के अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, अंदर खतरनाक जंगली दरिंदे घूम रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम बच नहीं पाओगे। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहे, मैं पूरी सावधानी से काम करूंगा। अब राक्षस ने उसे अगली जरूरी बात समझाई। जब तुम महल के अंदर पहुंचो तो एक कमरे में तुम्हें एक सोई हुई राजकुमारी दिखेगी। युवक ने ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। राक्षस ने आगे कहा, राजकुमारी के पैरों में सोने की सुंदर पायलें बंधी होंगी, लेकिन तुम्हें उसकी दाहिनी पायल पर ध्यान देना है, क्योंकि उसी के भीतर एक छोटी सी चाबी छुपी होगी। युवक की सांसें तेज हो गईं। राक्षस ने कड़क आवाज में चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, तुम्हें बेहद होशियारी से काम लेना होगा। अगर तुम जरा भी चूके या जरूरत से ज्यादा देर वहां रुके तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। युवक ने गहरी सांस ली, तलवार को कसकर पकड़ा, आत्मविश्वास से कहा,
आप निश्चिंत रहे, मैं पूरी सावधानी से काम करूंगा। इसके बाद वह सावधानी से आगे बढ़ा और महल की दीवार में बने उस छोटे से छेद से भीतर दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। महल का अहाता विशाल था, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। युवक ने धीरे धीरे छुपते छुपाते महल के आंगन को पार किया और फिर दबे पांव महल के भीतर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। महल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी, हर कोना कलाकारी का अनोखा नमूना लग रहा था। दीवारों पर सोने और चांदी की कारीगरी की गई थी और जगह जगह अनमोल पत्थरों से जड़े झूमर लटके हुए थे। चमचमाते फर्श पर चलते हुए भी युवक को लग रहा था कि वह किसी जादुई दुनिया में आ गया है। चलते चलते वह कई कमरों और बड़े बड़े दालानों से गुजरा। इन कमरों में बेशकीमती रत्न, हीरे जवाहरात और सुनहरे जेवर रखे थे। युवक इन अनमोल चीजों को देखकर अचंभित था। उसका मन भी थोड़ा लालच से भर उठा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। इन्हीं अद्भुत नजारों में खोए खोए उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसे जल्द से जल्द राजकुमारी के कमरे में पहुंचना है और उसके जूते से चाबी निकालनी है। समय बीतता जा रहा था और उसे इसका जरा भी आभास नहीं था, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो तुरंत काम पूरा करके वापस लौटना चाहिए। युवक ने खुद को झकझोरा और तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में वह राजकुमारी के कक्ष के सामने था। कमरे में हल्की रोशनी थी। बड़े बड़े पर्दों के बीच सोने की नक्काशीदार बेड पर एक सुंदर युवती गहरी नींद में थी। युवक ने चारों ओर नजर घुमाई और फिर सधे हुए कदमों से धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह झुका और सावधानी से उसके दाहिने पैर की ओर देखा। जैसा कि बताया गया था, उसके पैर में सुनहरी पायल थी और उसी में चाबी छुपी हुई थी। युवक ने धीरे से हाथ बढ़ाया और चाबी निकालने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसकी उंगलियां पायल तक पहुंची, राजकुमारी की आंखें खुल गईं। उसने अजनबी युवक को अपने पास देखकर घबराकर जोर से चीखी, बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। राजकुमारी की तेज चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। युवक घबरा गया। उसके हाथ से चाबी फिसल गई और वही जूते के अंदर रह गई। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तेजी से पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अंधेरे गलियारों में तेजी से भागा। रास्ते में कई बेशकीमती सामान पड़े थे, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे अहम चीज थी बचकर निकलना। भागते भागते वह हाँफने लगा। महल की बाहरी दीवार के पास पहुंचा। यही वह जगह थी जहां छोटा सा छेद था जिससे वह अंदर आया था। बाहर तीनों राक्षस बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। युवक ने जैसे ही उन्हें देखा, हड़बड़ाते हुए कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास यह भारी तलवार है, इसीलिए मैं जंगली जानवरों की तरह इस छोटे से छेद से बाहर नहीं निकल सकता। ये सुनकर राक्षसों ने सोचा कि अगर वे इस युवक को बाहर निकालने में मदद करें तो वे भी भीतर जा सकते हैं। युवक ने चालाकी से कहा, तुम में से एक पहले अंदर आओ, फिर हम बाकी की योजना बनाएंगे। पहला राक्षस जैसे ही छेद के अंदर घुसने लगा, दूसरे राक्षस ने बाहर से उसे धक्का दिया और युवक ने भीतर से उसे पकड़कर खींचना शुरू किया। राक्षस धीरे धीरे सुराख में समाने लगा। जैसे ही वह आधा अंदर आया, युवक ने झटपट तलवार उठाई और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस की विशाल देह अंदर गिर पड़ी और युवक ने उसके शरीर को एक तरफ सरका दिया। बाहर खड़े दूसरे राक्षस ने सोचा कि उसका साथी अब अंदर चला गया है। उसे जरा भी संदेह नहीं हुआ। वह भी धीरे धीरे छेद में घुसने लगा। बाहर खड़ा तीसरा राक्षस बेचैन हो रहा था। उसने जैसे ही देखा कि उसके दोनों साथी अंदर चले गए, वह भी खुद को सुराख में धकेलने लगा। लेकिन अब उसे पीछे से कोई धक्का देने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे सुराख के भीतर घुसने की कोशिश करने लगा। युवक ने मौके का फायदा उठाया। जैसे ही वह आधा अंदर आया, उसने बिजली की तेजी से तलवार निकाली और सीधा उसके गले में घोंप दी। एक भयानक चीख गूंजी और तीसरा राक्षस भी छटपटाने लगा।
उसके विशाल शरीर में जोरदार कंपन हुआ और फिर वह निर्जीव हो गया। युवक ने एक गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास छलक रहा था। उसने तीसरे राक्षस की जीभ काटी और उसे वही सुराख में फंसा छोड़ दिया। फिर उसने अपने थैले में पहले मरे हुए राक्षसों की जीभ भी डाल ली। अब उसकी अगली मंजिल वही महल थी जहां राजकुमारी थी। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा माहौल बदल चुका था। वह जगह जो कुछ समय पहले एक गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी, अब रोशनी से मग्न हो रही थी। महल में संगीत गूंज रहा था। चारों ओर मधुर स्वर लहरियां तैर रही थी। राजकुमारी अब अकेली नहीं थी। उसके आसपास कई दासियां और सेविकाएं खड़ी थी। राजकुमारी के सामने मखमली गद्दों पर अनगिनत फूल बिखरे हुए थे। वातावरण में एक मोहक सुगंध फैली हुई थी। युवक यह देखकर हैरान था। ये सब कैसे बदल गया? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा, राजकुमारी, ये सब क्या है? अचानक यह सब कैसे हो गया? राजकुमारी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। युवक ने विस्मय से भरी आंखों से राजकुमारी की ओर देखा और दोबारा पूछा, यह सब अचानक कैसे बदल गया? ये उत्सव कैसा है? राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह सब एक रहस्य है। मेरे पिता ने इस पूरे किले और यहाँ की हर चीज पर एक जादू कर रखा है। लेकिन अब वह समय करीब आ चुका है जब यह जादू टूटने वाला है। बस कुछ ही दिनों में मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और यही कारण है कि यहाँ खुशियां मनाई जा रही है। युवक अभी भी इस चमत्कारिक बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन राजकुमारी की बातों में एक अजीब सच्चाई छुपी थी। राजकुमारी ने आगे कहा, तुम यहाँ 7 दिन तक ठहर सकते हो, उसके बाद तुम्हें लौट जाना होगा। वैसे भी अभी तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। युवक चौंक गया। क्यों? बाहर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं है? राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि जिस सुराख से तुम आए थे वह अब बंद हो चुका है। वहां एक विशालकाय दैत्य फंसा हुआ है जिसे तुम चाहकर भी हटा नहीं सकते। युवक के पास अब और कोई उपाय नहीं था। उसने सोचा कि जब तक यहाँ फंसा हो तब तक इस अनोखी दुनिया को देखने और समझने की कोशिश करता हो। अगले कुछ दिन किले में आनंद और उल्लास से बीते। राजकुमारी के साथ समय बिताने के दौरान युवक को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी एक दुनिया है। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जब सूरज ढलने को था, तब राजकुमारी ने युवक को बुलाया और अपने हाथों से उसे एक अंगूठी पहनाई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरे जीवन साथी हो। अब से तुम इस किले के राजा हो। युवक यह सुनकर आश्चर्यचकित था, लेकिन साथ ही वह एक अजीब खुशी भी महसूस कर रहा था। उसने अपना जीवन तो एक साधारण युवक की तरह जिया था, लेकिन अब वह राजकुमारी का पति बनने जा रहा था। उस रात वह राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में रहा, लेकिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने चारों ओर देखा और सन्न रह गया। पूरा किला, राजकुमारी, दासियां, संगीत, उत्सव, सब कुछ गायब हो चुका था। युवक स्तब्ध रह गया। ये क्या हुआ? उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां अब सिर्फ वीरानी थी, कहीं कोई नहीं था। युवक चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। उसके आसपास न तो कोई महल था, न कोई किला, न राजकुमारी और न ही उसकी सेविकाएं। बस वीरान जमीन, घना सन्नाटा और 3 निर्जीव पड़े दैत्य। ये क्या हो गया? उसने खुद से बुदबुदाते हुए अपने माथे पर हाथ फेरा। अभी कुछ समय पहले तक मैं एक भव्य किले में था, जहां संगीत गूंज रहा था, उत्सव मनाए जा रहे थे, और अब वहां सिर्फ खामोशी है। युवक स्तब्ध था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत। कुछ देर तक वह जड़वत खड़ा रहा। उसकी आंखें एक तक चारों ओर देख रही थी। वह इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भूख, थकान और जंगल की अनजान राह। सामने घना जंगल फैला हुआ था। वह बेबस कदमों से उसी ओर बढ़ चला। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा है। उसे तेज भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
न तो कोई फलदार पेड़ दिख रहा था, न ही उसके पास कोई तीर कमान था जिससे वह शिकार कर सके। वह बस चलता रहा और सोचता रहा, आखिर यह सब क्या था? क्या वह किसी भ्रम में था? क्या सच में राजकुमारी ने उसे अपना जीवन साथी चुना था, या यह कोई छलावा था? यही सवाल उसके मन में घूमते रहे और वह तब तक चलता रहा जब तक उसके कदम जवाब नहीं देने लगे। अंततः वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वह परेशान था, घबराया हुआ था। पेट में भूख से ऐंठन हो रही थी और शरीर थकावट से जवाब दे चुका था। अब क्या करूं? उसने धीरे से खुद से कहा और सिर घुटनों पर रखकर बैठ गया। तभी एक जानी पहचानी हलचल सुनाई दी। युवक ने सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वही छोटा कद वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, जिसने हरे रंग का पुराना सा कोट पहना था और सिर पर एक छोटी सी टोपी लगा रखी थी। युवक उसे देखकर चौंक गया। छोटे व्यक्ति ने करीब आकर गहरी नजरों से उसे देखा और पूछा, अब क्या हुआ? किस मुश्किल में फंसे हो? युवक ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, थकान और भूख से मेरी हालत खराब हो गई है। अब मुझ में चलने की ताकत नहीं बची, और सबसे बड़ी बात, मुझे यह भी नहीं पता कि इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं। बूढ़े व्यक्ति ने युवक की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अफसोस, मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। युवक की उम्मीदें फिर से टूटने लगी। उसकी आंखों में बेबसी झलकने लगी। लेकिन बूढ़े ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक रास्ता जरूर बता सकता हूं। अगर तुम इस रास्ते पर चलो तो जल्द ही एक गांव में पहुंच जाओगे जहां एक होटल भी है। वहां तुम्हें खाना और आराम दोनों मिल सकते हैं। युवक की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने उत्सुकता से कहा, कृपया मुझे वह रास्ता दिखाइए, मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही बूढ़ी ने गांव और होटल का जिक्र किया, युवक के भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। भूख और थकान के बावजूद उसे लगा जैसे उसके शरीर में फिर से जान आ गई हो। आओ, मेरे साथ चलो, बूढ़ी ने कहा और जंगल के एक पथ पर आगे बढ़ने लगा। युवक बिना समय गंवाए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वे दोनों जंगल के घने पेड़ों और ऊंची झाड़ियों को पार कर गए। जैसे ही जंगल समाप्त हुआ, युवक की आंखों के सामने एक खूबसूरत गांव नजर आया। वहां दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। सड़कों के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। युवक की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उत्साहित होकर पीछे मुड़कर बूढ़े की ओर देखा, लेकिन बूढ़ा वहां था ही नहीं। वह अचानक गायब हो चुका था। युवक कुछ पलों तक वहीं खड़ा हैरानी से इधर उधर देखता रहा। यह कैसे संभव है? अभी तो वह मेरे साथ ही था, पर अब वहां सिर्फ शांति थी, सन्नाटा था और उसके सवालों के कोई जवाब नहीं थे। कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़े रहने के बाद उसने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। गांव की गलियां चहल पहल से भरी हुई थी। यहाँ के लोग खुशहाल लग रहे थे और उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। वह सीधे एक होटल में गया जहां उसे खाना मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वह होटल के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसकी नजर सामने बैठे अपने छोटे भाई पर पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। भाई? छोटा भाई भी चौंक कर उसकी ओर देखता ही रह गया। फिर अगले ही पल दोनों एक दूसरे की ओर लपके और गले मिल गए। तुम यहां कैसे पहुंचे? युवक ने आश्चर्य से पूछा। छोटे भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं यहां कल ही आया था और कल राजा के महल में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा क्यों न यहीं कुछ समय ठहरूं। इसके बाद उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, जब हम दोनों अलग हुए थे तब मैंने बीच का रास्ता चुना था। छोटे भाई ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सफर करता हुआ एक घने जंगल में जा पहुंचा। यह जंगल ऐसा था जैसे इसका कोई अंत ही ना हो। मैं चलता रहा जब तक कि मेरी टांगों ने जवाब नहीं दे दिया। थकान से चूर होकर एक जगह बैठकर आराम करना शुरू किया। कुछ देर बाद जब भूख ने बेचैन कर दिया तो उसने अपनी पोटली से रोटी निकाली और खाने लगा। उसी समय एक छोटे कद का आदमी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सीधी खाने पर टिकी हुई थी।
युवक ने तुरंत समझ लिया कि वह भूखा है, शायद इसे भी भोजन की जरूरत है। यह सोचकर उसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। छोटे कद के आदमी ने खुशी से रोटी ली, उसे खाया और फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने मुझ पर दया की, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी तलवार अब कभी भी किसी से पराजित नहीं होगी, यह हर युद्ध में अजेय रहेगी। युवक यह सुनकर चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह रहस्यमय आदमी अचानक गायब हो गया। युवक ने इधर उधर देखा, पर वह कहीं नजर नहीं आया। यह सोचकर कि यह कोई दैवीय घटना रही होगी, उसने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया और अंततः इस आबादी में पहुंच गया जहां अब हम दोनों बैठे हैं। यह कहकर वह कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हर कोई दुख और भय में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बस्ती में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई हो। फिर वह आगे कहने लगा, तब मुझे पता चला कि इस गांव पर एक भयानक मुसीबत आ चुकी थी। एक 7 सिरों वाला विशाल अजगर और 3 डरावने दैत्य इस बस्ती में आतंक मचाने आए थे। जो भी उनके रास्ते में आता वे उसे निगल जाते, यहां तक कि वे अपने साथ मवेशी भी हाँक कर ले जाते। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। युवक ने कुछ पल रुककर अपने भाई की ओर देखा, फिर बोला, जब मैंने यह सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत गांव के बाहर फव्वारे के पास पहुंचा, जहां वह भयानक अजगर मौजूद था जिसके 7 सिर थे। वह अपने 7 सिर घुमा घुमाकर आग बरसा रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से वार किया। देखते ही देखते मैंने उस अजगर के 7 सिर काट डाले और इस तरह मैंने इस दैत्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने उस अजगर के 7 सिरों को काटकर उसकी जीभ अपने थैले में रख ली। तभी अचानक राजमहल का एक सेवक वहां पहुंचा। उसने मरे हुए अजगर को देखा और तुरंत घोषणा कर दी, यह अजगर मैंने मारा है। कल जो भव्य समारोह होने वाला है वह मेरे सम्मान में रखा गया है। यह सुनकर मैं चौंक गया। फिर उस सेवक ने आगे कहा, अगर मैं उन तीनों भयंकर दैत्यों को भी मार दूं तो राजा अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर देगा। बड़े भाई ने उसकी बात सुनी, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर उसने अपने झोले से तीनों दैत्यों की कटी हुई जीभ निकालकर दिखाई और कहा, इन दैत्यों को तो मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। छोटा भाई यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दोनों भाई आपस में बातें करने लगे और खाना खाने में लग गए। छोटा भाई सूरज निकलते ही राजमहल पहुंचा और झुककर राजा के सामने बोला, महाराज, इस भयानक अजगर को मैंने मारा है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर युवक ने अपने थैले से अजगर की 7 कटी हुई जीभ निकालकर राजा के सामने रख दी और कहा, यह रहा मेरा प्रमाण। मैंने इसके सिर काटने के बाद इसकी जीभ अलग कर ली थी। इसके बाद उसने राजा को बताया। रही बात उन तीनों दैत्यों की, तो उन्हें मेरे बड़े भाई ने मार दिया है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी करने लगा। यह शाही सेवक तो झूठा निकला, इसने राजा को धोखा दिया है। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस धोखेबाज सेवक को तुरंत गिरफ्तार कर लो और उस वीर को दरबार में पेश करो जिसने वास्तव में इन दैत्यों को मारा है। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने उस झूठे सेवक को जकड़ लिया और बड़े भाई को दरबार में बुलाने के लिए भेज दिया गया। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक ने बड़े भाई को दरबार में पेश कर दिया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सच है कि तुमने उन तीनों भयानक दैत्यों को मार गिराया? बड़े भाई ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जी हां महाराज, यह सत्य है। फिर उसने अपने थैले से उन दैत्यों की कटी हुई जीभ निकालकर राजा के सामने रख दी। राजा ने ध्यान से देखा और अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि अजगर और दैत्यों को खत्म करने वाले यही 2 वीर भाई हैं। लेकिन अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। राजकुमारी से विवाह कौन करेगा? यह स्पष्ट था कि दोनों भाई एक ही राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते थे। राजा भी सोच में पड़ गया कि इस स्थिति का हल कैसे निकाला जाए। तभी बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा, महाराज,
मैं अपने छोटे भाई के हक में यह विवाह छोड़ता हूँ। कृपया राजकुमारी का विवाह मेरे छोटे भाई से कर दें। राजा ने उसकी बात मान ली और पूरे राज्य में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। चारों ओर रोशनी की जगमगाहट थी, संगीत बज रहा था, लोग खुशी में नाच रहे थे। इस विवाह उत्सव को पूरे नगर ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। समय बीतता गया और बड़े भाई ने वही राजमहल में रहना स्वीकार कर लिया। एक दिन जब सभी आपस में बातचीत कर रहे थे तो राजकुमारी ने बड़े भाई से पूछा, आप दोनों का तीसरा भाई कहाँ है? इस पर दोनों भाइयों ने राजकुमारी से ही एक सवाल कर लिया, राजकुमारी, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? राजकुमारी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने बताया, मेरी 2 बड़ी बहनें भी थी, लेकिन क्या हुआ? छोटे भाई ने उत्सुकता से पूछा। राजकुमारी ने धीरे से कहा, हम तीनों बहनों की शादी एक ही दिन होनी थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मेरी दोनों बहनों के महलों पर तंत्र मंत्र कर दिया और उन्हें अपने वश में कर लिया। फिर तो तुम्हें कैसे बचा लिया गया? बड़े भाई ने पूछा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं पिता को सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास ही रहने की अनुमति दे दी। यह सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन राजकुमारी की दोनों बड़ी बहनों के महल अब भी जादू के प्रभाव में जकड़े हुए थे। एक भविष्यवाणी थी कि एक दिन कोई वीर पुरुष आएगा, जादू का असर खत्म करेगा और उनमें से एक राजकुमारी से विवाह करेगा। समय बीता और दोनों भाई अब राजमहल में ही रहने लगे। एक सुबह दोनों भाइयों ने राजकुमारी से कहा, हम शिकार के लिए जंगल जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दें। राजकुमारी यह सुनकर चिंतित हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, इस जंगल में जाना बहुत ही खतरनाक है। बहुत से लोग गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। यह जंगल जादू से ग्रस्त है। छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो, हमें कुछ नहीं होगा। दोनों भाइयों ने जाने की जिद की और आखिरकार राजकुमारी को अनुमति देनी पड़ी। दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। घने वृक्षों से ढके उस जंगल में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वे इधर उधर शिकार की तलाश में भटकने लगे और धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। काफी समय बीत गया और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे भटक चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी मार्ग सही नहीं लग रहा था। अब दिन ढलने लगा था, आसमान पर अंधकार छाने लगा था, ठंडी हवा चलने लगी और जंगल की भयावहता बढ़ती ही जा रही थी। रास्ता ढूंढते ढूंढते वे थक गए और एक जगह ठहर गए। बड़ा भाई निराशा से बोला, काश मेरे पास मेरा तीर कमान होता, कम से कम अपना बचाव तो कर सकता। छोटे भाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश मेरी तलवार होती। वे दोनों अफसोस में डूबे हुए थे और चारों ओर रात का घना अंधेरा फैलता जा रहा था। यह जंगल केवल अंधेरे से नहीं, भयावह जीवों और खूंखार दरिंदों से भी भरा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन कहीं कहीं दूर से भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। सर्दी बढ़ती जा रही थी और दोनों भाई झाड़ियों और पेड़ों के बीच भटकते भटकते थक चुके थे। लेकिन अब उनके सामने एक संकट आने वाला था। दोनों भाइयों को जंगल में चलते चलते काफी समय हो चुका था। थकान और ठंड उन्हें धीरे धीरे घेर रही थी। तभी उनकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। पेड़ का तना काफी बड़ा और अंदर से खोखला था, मानो किसी ने उसे आश्रय लेने के लिए ही बनाया हो। बड़े भाई ने कहा, यहां रात बिताने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। छोटे भाई ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों पेड़ के खोखले तने के भीतर बैठ गए। लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला ली। अभी उन्हें बैठे कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक जंगल की झाड़ियों से एक बुजुर्ग औरत प्रकट हुई। वह एक लंबा मैला सा चोगा पहने हुए थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे उनके पास आई और कराहते हुए बोली, बेटा, बहुत ठंड है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी आग के पास बैठकर अपने हाथ पैर सेक लूं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सहज भाव से बोले, हाँ अम्मा, बैठ जाओ, सर्दी से बचने के लिए आग सेक लो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आग के पास आई, लेकिन जैसे ही वह आग के करीब पहुंची,
उसने अपने लंबे चोगे के अंदर से एक छड़ी निकाली और आग पर इस तरह मारा जैसे राख खुरीद रही हो। अचानक पूरी आग बुझ गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। दोनों भाई कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। कुछ ही क्षणों में वे स्थिर मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य दिख रहा था। उधर छोटा भाई जंगल में अकेला भटकता चला जा रहा था। रास्ते का कोई ठिकाना नहीं, बस एक न खत्म होने वाला भयावह जंगल। चलते चलते वह निढाल हो चुका था। पैर जवाब दे रहे थे, भूख से हलक सूख रहा था। आखिरकार वह एक बड़े पत्थर के पास बैठ गया और थैले में बचे हुए थोड़े से खाने को निकालकर खाने लगा। तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। छोटे भाई ने उसे इशारे से बुलाया। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे पास आया तो छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए अपने भोजन में से आधा भोजन उसे दे दिया। बूढ़े ने चाव के साथ खाना खाया। छोटे भाई ने उसे जितना भी भोजन था उसमें से ज्यादा हिस्सा दे दिया। खाने के बाद बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुमने अपने हिस्से से अधिक मुझे दे दिया है, इसलिए तुम सबसे अधिक सौभाग्यशाली हो। इसके बाद उसने अपनी थैली से एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी निकाली और उसे छोटे भाई की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। जब भी किसी मुसीबत में फंसो बस इसे जमीन पर मारना, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा अचानक हवा में विलीन हो गया। छोटा भाई, जिसका नाम हुमायूं था, यह देखकर हैरान और स्तब्ध रह गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन बूढ़ा कहीं नहीं दिखा। अब उसके पास केवल वह रहस्यमय छड़ी थी। उसने छड़ी को कसकर पकड़ा और दोबारा अपने सफर पर चल पड़ा। हुमायूं चलता रहा, घने जंगलों, ऊंची नीची पगडंडियों और वीरान इलाकों से होकर। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिपने लगा और अंधेरा गहराने लगा। कई घंटे बीत चुके थे। अब रात का समय हो चुका था। सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया जिसके चारों ओर झाड़ियां और कांटेदार पेड़ फैले हुए थे। हुमायूं ने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक थोड़ी साफ जगह देखकर वहीं लेट गया। लगातार सफर करने से उसका शरीर थकान से चूर था। जैसे ही वह जमीन पर लेटा, पल भर में गहरी नींद में चला गया। सुबह जब हुमायूं की आंख खुली तो उसकी नजर सामने फैले अद्भुत नजारे पर पड़ी। वह जिस जगह सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर एक विशाल महल खड़ा दिखाई दे रहा था। सुनहरे गुंबद और चमकती दीवारों वाला एक भव्य महल। हुमायूं कुछ देर तक अचरज से महल को देखता रहा। फिर अचानक उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई और उसके साथ ही उसकी दी हुई रहस्यमय छड़ी भी। हुमायूं ने झट से छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। जैसे ही छड़ी जमीन से टकराई, धुंधलापन छांटने लगा और वहीं बूढ़ा प्रकट हो गया। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम इस महल में जाना चाहते हो? हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, यह महल जादू के प्रभाव में है। अगर तुम इसमें प्रवेश करना चाहते हो तो इस छड़ी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रखना। किसी भी हाल में इसे अपने से अलग मत करना, वरना पछताओगे। हुमायूं ने बूढ़ी की बात को ध्यान से सुना और आत्मविश्वास से कहा, मैं आपकी हिदायत का पूरा पालन करूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो मेरे पीछे आओ। बूढ़ा तेज कदमों से आगे बढ़ा और हुमायूं उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वे महल के विशाल आंगन में पहुंचे, हुमायूं आश्चर्य से ठिठक गया। उसके सामने असंख्य घुड़सवार खड़े थे। उनके पास घोड़े भी थे और चारों ओर कई तरह के जानवर मौजूद थे, लेकिन वे सब के सब जड़वत खड़े थे, मानो कोई पत्थर की मूर्तियां हो। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस सन्नाटा। हुमायूं आश्चर्य और घबराहट से चारों ओर देखने लगा। दोनों आगे बढ़ते गए और महल के मुख्य द्वार से भीतर चलते चले गए। महल के भीतर भव्य और शानदार कक्ष थे। हर तरफ सोने चांदी की नक्काशी, चमकते झूमर और शानदार सजावट थी। लेकिन एक अजीब बात थी, हर चीज एक रहस्यमय सन्नाटे में डूबी हुई थी। जब वे एक बड़े कमरे में पहुंचे तो वहां एक बेंच पर एक बिल्ली बैठी थी, लेकिन वह पूरी तरह बेजान सी लग रही थी।
बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनी हुई, नजरें स्थिर, शरीर अकड़ा हुआ। हुमायूं धीरे धीरे आगे बढ़ा और पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य दिखाई दे रहा था। फिर उसकी नजर एक और दृश्य पर पड़ी। एक औरत, वह चरखे के पास बैठी थी। उसके हाथ में चरखा था, लेकिन वह कतई नहीं कर रही थी। वह भी बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के, पत्थर की मूर्ति जैसी। हुमायूं धीरे धीरे आगे बढ़ा, महल के अलग अलग कमरों में झांकने लगा। एक कमरे में दीवार पर एक घड़ी टंगी थी, लेकिन वह रुकी हुई थी। सुइया अपनी जगह स्थिर थी, मानो समय खुद ही थम गया हो। वह आगे बढ़ा और रसोई घर में पहुंचा। वहां चूल्हे में आग जल तो रही थी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। चूल्हे पर एक हंडिया रखी थी, पानी भरा था, लेकिन उसमें कोई उबाल नहीं आ रहा था। गोश्त भुनने के लिए रखा हुआ था, लेकिन वह वैसा ही पड़ा था जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। भव्य कमरा और शहजादी। वह आगे बढ़ा और एक विशाल कक्ष में पहुंचा। यह कमरा बेशकीमती चीजों से भरा पड़ा था। सोने चांदी के जेवर, बारीक नक्काशीदार फर्नीचर, मखमली पर्दे, चारों तरफ राजसी वैभव झलक रहा था। लेकिन उसकी नजर कमरे के बीचों बीच पड़ी एक बड़ी मखमली पलंग पर गई। वहां एक शहजादी सोई हुई थी, लेकिन वह साधारण नींद में नहीं थी। उसका शरीर निष्क्रिय था, उसकी सांसें तक नहीं चल रही थी। वह न तो जिंदा लग रही थी, न ही मरी हुई। हुमायूं आश्चर्य से भर उठा। उसकी आंखों में सवाल उमड़ने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा गायब था। हुमायूं चौंक कर पलटा और बूढ़े को देखने लगा, लेकिन बूढ़ा वहां नहीं था। वह गायब हो चुका था। हुमायूं घबरा गया, इधर उधर देखने लगा, उसे हर जगह खोजा, लेकिन बूढ़े का कोई नामो निशान नहीं था। अब वह अकेला था और उलझन में था। थोड़ी देर महल में इधर उधर भटकने के बाद उसकी नजर फिर रसोई घर की ओर गई। वहां खाने की कुछ चीजें रखी थी। भूख उसे परेशान करने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर थोड़ा सा खाना उठाया और मुंह में डाल लिया, और तभी जादू टूटने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां हिलने लगी, और फिर टिक टिक टन टन घड़ी ने जोर से 11 बजाए। उसी क्षण बेंच पर बैठी बिल्ली के शरीर में हलचल हुई और वह म्याऊ म्याऊ करते हुए उठ बैठी। रसोई में चूल्हे की आग अचानक जल उठी। चूल्हे पर रखा गोश्त खुद ब खुद भुनने लगा। हंडिया में रखा पानी खौलने लगा, और तभी चरखे के पास बैठी बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे चरखा चलाना शुरू कर दिया। शहजादी की आंखें खुली। कमरे के बीचों बीच शहजादी, जो गहरी नींद में थी, उसकी पलकें कांपी और फिर धीरे धीरे खुल गईं। शहजादी ने नौजवान को देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए? नौजवान ने कहा, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले यह तो बताओ कि यहां क्या रहस्य छिपा है। ये सब क्या है? शहजादी ने गहरी सांस ली, मानो कुछ सोच रही हो, और फिर बोली, यह एक लंबी कहानी है। लेकिन तभी दोनों धीरे धीरे चलते हुए महल के बाहर एक सुंदर बाग में आ गए। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, मधुर हवा बह रही थी, और पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को संगीतमय बना रही थी। वे बातें करते हुए बाग में टहलने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नौजवान ने देखा कि घड़ी में 12 बजे हैं। अचानक शहजादी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस उसी कमरे में ले आई जहां वह पहले सोई हुई थी। वह ठीक उसी जगह लेट गई जैसे पहले थी। फिर घड़ी ने 12 बजे बजाए, और जैसे ही घड़ी की आवाज गूंजी, पूरा महल एक बार फिर पहले की तरह जड़ हो गया। नौजवान स्तब्ध रह गया। उसके सामने फिर वही नजारा था। हर चीज निष्क्रिय, हर जीव, हर वस्तु जैसे पत्थर में बदल गई हो। जिस तरह 11 बजे जादू टूटा था, उसी तरह 12 बजे बजते ही सब कुछ पहले जैसा ठहर गया। कुछ देर तक वह अवाक खड़ा रहा, फिर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन महल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कुछ भी नहीं। अब उसके पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे अगले दिन फिर से 11 बजे बजने की प्रतीक्षा करनी थी, ताकि शहजादी फिर से जाग सके और वह उससे इस रहस्य के बारे में पूछ सके। हारकर
वह एक कोने में बैठ गया। सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। क्या यह कोई श्राप है या फिर कोई जादू। अगली सुबह जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, चारों ओर हलचल होने लगी। महल में फिर से जीवन लौट आया। हर चीज में वही चहल पहल होने लगी और देखते ही देखते शहजादी भी उठकर बैठ गई। नौजवान शहजादी से बातें करने लगा। दोनों धीरे धीरे चलते हुए बाग की सैर करने लगे। चारों ओर हरियाली थी, रंग बिरंगे फूलों से खुशबू फैल रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा माहौल को और भी सजीव बना रही थी। चलते चलते नौजवान ने कहा, मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। शहजादी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम चाहकर भी यहां से नहीं जा सकते, क्योंकि यह महल जादू के प्रभाव में है। जब तक यह जादू टूटा नहीं, यहां से निकलना नामुमकिन है। यह सुनकर नौजवान सोच में पड़ गया, लेकिन वह कुछ कह पाता इससे पहले घड़ी ने 12 बजाने का संकेत दिया। घड़ी की आवाज के साथ ही पूरा महल फिर से बेजान हो गया। हवा थम गई, पक्षियों की चहचहाहट रुक गई और शहजादी वैसे ही निर्जीव हो गई जैसे कभी जागी ही ना हो। नौजवान की आंखों के सामने हर चीज फिर से ठहर गई। समय जैसे वही रुक गया था। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। हर दिन 11 बजे के आसपास महल में हलचल होती, हर चीज फिर से जीवंत हो जाती और शहजादी जाग उठती। नौजवान रोज उसके साथ बाग में टहलता, बातें करता, लेकिन ठीक 12 बजे बजते ही सब कुछ फिर से पत्थर की तरह ठहर जाता। यह चक्र लगातार चलता रहा, लेकिन एक दिन बाग में टहलते हुए नौजवान को अचानक उस जादुई छड़ी की याद आई जो उसे बूढ़े आदमी ने दी थी। उसकी नजरें अपने पास रखी उस छड़ी पर पड़ी और जैसे ही उसने छड़ी को पास की झाड़ी पर मारा, झाड़ी के भीतर से वही बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। बूढ़ी ने आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो, क्या चाहिए? नौजवान ने तुरंत जवाब दिया, मैं इस महल से बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, यह आसान नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह महल जादू से बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह कहकर बूढ़ा कुछ पल के लिए चुप हो गया, मानो किसी गहरी सोच में हो। फिर उसने रहस्यमय आवाज में कहा, तुम्हारे दोनों बड़े भाई भी जादू के प्रभाव में है और आज तुम्हारे सबसे छोटे भाई के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। इतना कहकर वह एक पल के लिए ठहर गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, अब मेरे पीछे पीछे आओ। नौजवान चुपचाप बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ा उसे एक सुनसान और भयावह रास्ते की ओर ले जा रहा था, जहां जंगली जानवरों का बसेरा था। घना जंगल, अजीब अजीब आवाजें और दूर से झाड़ियों के पीछे चमकती आंखें। यह सब देखकर नौजवान के दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वे जंगली जानवरों के करीब पहुंचे, बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर टकराई और एक अदृश्य शक्ति ने उन जानवरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब रास्ता साफ था और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने जलती हुई आग की लपटें उठ रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। लेकिन बूढ़े ने एक बार फिर अपनी छड़ी से आग को छुआ और देखते ही देखते लपटें 2 भागों में बंट गईं, जिससे उनके लिए रास्ता खुल गया। नौजवान विस्मय से यह सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक विशालकाय सांप कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके खुले मुंह में एक हरा पत्ता दबा हुआ था। उस पत्ते पर एक सुनहरी चाबी रखी थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। बूढ़े ने नौजवान की ओर देखा और कहा, आगे बढ़ो और उस चाबी को ले आओ। नौजवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सांप की डरावनी आंखों में देखा जो सीधी उसी की ओर टिकी हुई थी। वह घबराया, उसके कदम पीछे हटने लगे। यह देख बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, डरो मत, यह सांप तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिना किसी भय के आगे बढ़ो। बूढ़ी की बात सुनकर नौजवान ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे सांप के पास पहुंचा। कांपते हाथों से
उसने सांप के मुंह में दबे पत्ते से चाबी उठा ली और तेजी से बूढ़े के पास लौट आया। बूढ़े ने संतोष भरी नजर से उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वे एक घनी झाड़ी के पास पहुंचे, जिसकी टहनियां आपस में इतनी उलझी हुई थी कि उसके भीतर कुछ भी देख पाना असंभव था। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने अपनी छड़ी से झाड़ियों को छुआ, टहनियां अपने आप अलग हो गई और उनके सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा प्रकट हो गया। नौजवान ने इस दरवाजे को पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़ी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और वे दोनों एक विशाल आंगन में दाखिल हो गए। अंदर का दृश्य देखकर नौजवान की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जो लोग अब तक पत्थर में बदल चुके थे, वे अब एक एक करके जीवित होने लगे। वे अपने घोड़ों की लगाम पकड़कर अस्तबल की ओर बढ़ रहे थे, जैसे अभी अभी किसी शिकार यात्रा से लौटे हो। शाम होते ही बूढ़ा वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने नौजवान से कहा, तुम्हारे बड़े भाई का बेटा अब 7 हफ्ते का हो चुका है। यह सुनकर नौजवान के मन में एक अजीब सी खुशी उमड़ आई। वह उत्साहित होकर महल की ओर बढ़ा और सीधा ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि एक महिला जो पहले चरखा काता करती थी, अब एक नन्ही शिशु को झोले में सुलाने की कोशिश कर रही थी। माहौल में एक नई ऊर्जा थी और ऐसा लग रहा था जैसे महल फिर से जीवंत हो गया हो। सोने के कक्ष के बाहर ही उसे शहजादी मिल गई। वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर संतोष की झलक। वह और बाकी सभी लोग जादू के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे। रात होते होते जब सभी महल के बड़े कक्ष में बैठे बातचीत कर रहे थे, नौजवान के मन में एक सवाल उठा। उसने शहजादी से पूछा, तुम्हारी दूसरी दोनों बहनें कहाँ हैं? यह सुनते ही शहजादी के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें बहुत पहले खो दिया था। फिर वह थोड़ी देर चुप रही और उसी उदासी में उसने नौजवान से पूछा, तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? नौजवान ने जो कुछ भी अपने भाइयों के बारे में जाना था वही उसे बताया। रात का खाना खाते समय महल के बाहर अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब दरवाजा खोला गया तो 2 अजनबी खड़े थे। उन्होंने विनम्रता से रात बिताने की अनुमति मांगी। नौजवान ध्यान से उनकी ओर देखने लगा और फिर जैसे ही उसने उनकी आंखों में देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये दोनों अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही खोए हुए भाई थे। वे भी उन पत्थर बने लोगों के साथ महल के नीचे कैद थे और अब जादू टूटने के बाद मुक्त हो चुके थे। उन्होंने दूर से महल में जलती हुई रोशनी देखी थी और रात्रि विश्राम के लिए यहाँ चले आए थे, ये जाने बिना कि यह महल ही उनका अपना ठिकाना बन जाएगा। जब तीनों भाइयों की नजरें आपस में मिली तो उनकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वर्षों बाद वे फिर से एक साथ खड़े थे। शहजादी भी यह देखकर बेहद प्रसन्न हुई। उसने पूरे उत्साह से उनका स्वागत किया, उन्हें आराम से बैठाया और उनकी खूब खातिरदारी की। भाई एक दूसरे को देखकर भाव विभोर थे, मानो सालों की दूरी एक ही पल में मिट गई हो। शहजादी ने उनके लिए महल में एक सुंदर कक्ष तैयार कराया और वे सब वर्षों बाद चैन की नींद सोए, बिना किसी भय और चिंता के। यह पहली रात थी जब इस महल में सच्चे सुख और शांति की अनुभूति हुई थी। अगली सुबह बड़े भाई की नजर खिड़की से बाहर गई तो उसने जंगल में वही महल देखा जहां उसने 3 दैत्यों को मार गिराया था। उसे देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। इतने में उसका छोटा भाई भी वहां आ गया। उसने भी दूर तक नजर दौड़ाई तो उसे वह बस्ती दिखाई दी जहां उसका घर था, जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। यह देखते ही दोनों भाइयों के दिल में घर लौटने की बेचैनी जाग उठी। वे तुरंत अपने छोटे भाई और शहजादी के पास गए और उनसे विदा लेने लगे। शहजादी ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका छोटा भाई भी उन्हें गले लगाकर विदा करने के लिए आगे आया। दोनों भाई खुशी खुशी अपने परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गए। समय बीतने के साथ तीनों भाई अपने अपने महलों में बस गए, लेकिन उनका आपसी प्रेम बना रहा। वे अक्सर एक दूसरे से मिलने आते, सुख दुख शेयर करते और इस तरह उनका जीवन आनंद से बीतने लगा। उनके महल हंसी खुशी से गूंजते रहे और यदि वे अब तक जीवित होंगे
तो शायद आज भी उसी तरह आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। जहां एक ओर यह कहानी सुखद अंत की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उस विश्वासघाती दरबारी की सजा भी तय हो चुकी थी। राजा ने उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। 4 घोड़ों को बुलाया गया और उस धोखेबाज को उनके साथ बांध दिया गया। जैसे ही घोड़े दौड़े, उसका शरीर 4 अलग-अलग दिशाओं में खींच गया। उसके शरीर के टुकड़ों को नगर के 4 प्रमुख राहों पर टांग दिया गया, ताकि पूरे राज्य को यह सीख मिले कि झूठ और विश्वासघात की सजा कितनी भयानक हो सकती है। बनारस के समीप स्थित एक गांव था, जिसे दौलतपुर के नाम से जाना जाता था। इस गांव में एक प्रख्यात पंडित निवास करते थे, जिनका नाम शीतला प्रसाद पांड्य था। वे एक अत्यंत योग्य पंडित और तांत्रिक थे, साथ ही एक समृद्ध जमींदार भी थे। पंडित जी के 4 संतानें थी। सबसे बड़े बेटे का नाम जगदम्बा था, जो जमींदारी के कार्यों और कृषि गतिविधियों की देखरेख करते थे। दूसरे नंबर के बेटे का नाम हरिहर प्रसाद था, जो महाकवि व्यास के ग्रंथों, रामायण और महाभारत के पाठ आयोजित कराते थे और परिवार के सभी बाहरी और आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी संभालते थे। तीसरे नंबर के बेटे का नाम बाल मुकुंद जी था, जो पिताजी के साथ गांव में पूजा, पाठ और धार्मिक आयोजनों का संचालन करते थे। सबसे छोटे बेटे का नाम राधा कृष्ण था, जो रेलवे में गार्ड के रूप में मुंबई में कार्यरत थे। इन सभी बेटों के बच्चों को 3 माताओं के संरक्षण में पाला गया था, जिससे कुल मिलाकर परिवार में 8 बेटियां और 8 बेटे थे। सावित्री जी इस परिवार की सबसे बड़ी पुत्री थी। उनकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। जब सावित्री जी मात्र 10 वर्ष की थी, तब उनकी माता का निधन किसी बीमारी के कारण हो गया था। प्राचीन समय में बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। सावित्री जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में तय कर दिया गया था। उनके पति का नाम रामकुमार था, जिनकी उम्र उस समय केवल 17 वर्ष थी। रामकुमार जी के दादा का नाम केदारनाथ तिवारी था, जो एक महान पंडित और ज्योतिषी थे। वे धनी नहीं थे, परंतु एक संपन्न परिवार के सदस्य थे। रामकुमार जी के पिता एक वकील थे और कस्बे के न्यायालय में कार्यरत थे। रामकुमार जी छोटे भाई थे। उनसे छोटी उनकी बहन विद्या थी। सबसे बड़े भाई का नाम सुदर्शन था और दूसरे बड़े भाई का नाम कृष्ण कुमार था। दोनों बड़े भाई BHU में पढ़ाई कर रहे थे। रामकुमार जी, जो कि सागर बुद्धि के थे, उस समय 11वीं कक्षा के छात्र थे। 11वीं कक्षा का उस समय बोर्ड का परीक्षा हुआ करती थी। गांव में उस समय विद्यालय नहीं होते थे, इसलिए रामकुमार अपने पिता के साथी के कस्बे के विद्यालय में पढ़ते थे और पिता के साथ ही रहते थे। शनिवार की शाम को वे अपने गांव लौट जाते थे और सोमवार को पुनः वापस आ जाते थे। अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। प्राचीन समय में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए सावित्री जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही होती थी। वे अक्षर ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। रामायण पढ़ने के साथ साथ पत्र लिखना भी सीख चुकी थी। घर में रहते हुए बेटियां घरेलू कार्यों के अतिरिक्त कढ़ाई और बुनाई भी सीखने की कोशिश करती थी। विवाह कम उम्र में कर दिए जाते थे, लेकिन लड़कियों को ससुराल नहीं भेजा जाता था। कुछ वर्षों के पश्चात किसी विशिष्ट अनुष्ठान के तहत सावित्री जी को अत्यधिक धन, वस्त्र और उपहारों के साथ ससुराल भेजा गया। इस बीच वे अपने परिवार के संरक्षण में रही। सावित्री जी को 3 वर्षों के बाद ससुराल भेजा जाने वाला था और घर की स्त्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रवि ने सावित्री जी को कम से कम दाल चावल बनाने की विधि सिखाने की सलाह दी। एक दिन निर्धारित किया गया कि सावित्री को खाना पकाना होगा। प्रातःकाल सावित्री को स्नान करवाकर रसोई में भेजा गया। परिवार के 25-30 व्यक्तियों के भोजन की तैयारी करनी थी। बड़े बर्तन में पानी, नमक और हल्दी डालकर रखा गया। पकाने की प्रक्रिया सहज थी। अब चावल की बारी थी। एक पीतल के बड़े बर्तन में पानी भरकर रखा गया और चाची ने कहा कि जब पानी उबालने लगे तो सारा चावल डाल देना। सावित्री ने ऐसा ही किया और फिर बर्तन को पत्थर से ढक दिया। जब पानी उबालने लगा
तो बर्तन से पानी बाहर आने लगा। अब 13-14 साल की बच्ची का मन काम करने लगा। उसने पत्थर पर हाथ रखकर दबाया। लंबे समय तक दबाए रखने के कारण उसका हाथ जलकर लाल हो गया। चाची ने इस बारे में बता दिया था। किसी तरह दाल और चावल पक गए, पर सावित्री का हाथ जल गया और दोनों हथेलियों में छाले पड़ गए। वह दर्द से तड़प रही थी। हाथ जलने के कारण उसे खाना बनाने से मना कर दिया गया। कुछ दिनों के उपचार के बाद जब हाथ ठीक हुआ तो परिवार ने निर्णय लिया कि सावित्री को खाना बनाना सिखाने के लिए मामा के घर भेजा जाए। इस प्रकार सावित्री अपने मामा के यहाँ चली गई। मामा का घर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। मामा जी बनारस शहर के 80 नंबर मोहल्ले में रहते थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। वही और उनकी पत्नी वहीं निवास करते थे। परिवार के अन्य सदस्य बनारस के निकट किसी गांव में रहते थे, जो उनका पैतृक गांव था। बनारस के 80 नंबर मोहल्ले में रहते हुए सावित्री ने विभिन्न प्रकार के खानपान की शिक्षा प्राप्त की। इसी बीच राम कुमार की परीक्षा का परिणाम समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। इसमें लिखा था, प्रथम श्रेणी में प्रथम राम कुमार तिवारी। इससे सावित्री के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राम कुमार जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान कॉलेज में दर्ज करवा दिया गया। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ रहकर गंभीरता से पढ़ाई की। सावित्री जी के विवाह के 3 वर्ष बाद निर्धारित समय पर उन्हें ससुराल भेज दिया गया। साथ में परिवार वालों के लिए वस्त्र, मिठाइयाँ, पकवान, घर गृहस्थी का सामान और अनेक उपहार भेजे गए। सावित्री की ससुराल में सभी लोग अत्यंत अच्छे और स्नेही थे। ससुर के अलावा ददिया, सास और ससुर भी थे। सावित्री जी अपने घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, परंतु यहाँ सबसे छोटी थी। उनकी 2 जेठानियां और एक ननद विद्या भी थी। हालांकि सभी लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर में बहुत काम करना पड़ता था और सबकी सेवा भी करनी होती थी। सुबह से शाम तक सावित्री जी थक जाती थी। उनकी सास बहुत अच्छी थी, जो सावित्री को अपनी बेटी की तरह मानती थी और अपने पास सुलाती थी। राम कुमार जी BHU में पढ़ाई कर रहे थे। 3 वर्षों की पढ़ाई के बाद वे BSSC की परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में पास हो गए। जीवन में सब कुछ सहज नहीं होता। नियति कभी न कभी कुछ अप्रत्याशित घटित कर देती है। राम कुमार के पिता एक सफल वकील थे और उनकी आय बहुत अधिक थी, जिससे परिवार संपन्न था। किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कई जांचों के बाद पता चला कि उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई है, जो उस समय एक जानलेवा बीमारी थी। जब इसका पता चला, तब तक उनके दोनों फेफड़े बुरी तरह संक्रमित हो चुके थे। अब उनका कोर्ट और कचहरी जाना बंद हो गया था, जिससे आमदनी भी समाप्त हो गई थी। राम कुमार जी के दादा पूजा पाठ और पंडिताई करके जीविका अर्जित करते थे। हालांकि एक विशाल परिवार का खर्च, 3 बच्चों की शिक्षा और एक बेटी के विवाह का बोझ भी उनके ऊपर था। इसी बीच एक मरीज के इलाज और खानपान का खर्च भी उनकी जिम्मेदारी बन गया था। फिर भी उन्होंने साहस बनाए रखा और संकल्पित रहे कि जो भी होगा देखा जाएगा। प्रारंभ में वकील साहब का इलाज घर पर ही किया जा रहा था। BHU में नियमित चेकअप आवश्यक था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें BHU में भर्ती कराना पड़ा। वकील साहब के सभी पुत्र और माता पिता उनकी सेवा में लगे रहे, परंतु नियति के आगे किसी की नहीं चली। अत्यधिक चिकित्सा के बाद भी वकील साहब की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार गहरे शोक में डूब गया। अब राम कुमार की शिक्षा पर भारी खर्च आना था। BSSC में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद राम कुमार को इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश लेना था। दादाजी ने कई लोगों से सलाह ली कि क्या किया जाए। प्रवेश के दिन रुपए 5,000 की आवश्यकता थी, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल लेना अनिवार्य था। सुबह राम कुमार जी अपने गांव से तैयार होकर निकले। दादी ने दही गुड़ खिलाकर माथे पर तिलक किया और वे दादाजी से मिलने गए। दादाजी पैसे की व्यवस्था कर रहे थे। राम कुमार जी ने दादाजी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि वे प्रवेश लेने जा रहे हैं। दादाजी ने अपनी भाषा में पूछा, भैया कितने रुपए लगेंगे? राम कुमार जी ने कहा,
रुपये 5,000 की जरूरत है, जिससे दादाजी चिंतित हो गए और पैसे की थैली आंगन में फेंक दी। थैली के खुलने पर चांदी बिखर गई। ये देखकर राम कुमार जी की आंखें भर आई और वे कमरे में लौट आए। सावित्री जी, जो मायके से आती जाती रहती थी, ने जो धन जमा किया था वह राम कुमार जी को सौंप दिया। हालांकि राशि रुपये 2,000 से अधिक थी, फिर भी यह पर्याप्त नहीं थी। राम कुमार जी उस पैसे के साथ ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि इंजीनियरिंग के प्रवेश का अंतिम दिन था। ट्रेन में कुछ स्टेशन बाद सावित्री के चाचा चढ़े और राम कुमार जी ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। हालचाल पूछने के बाद चाचा जी ने यात्रा की वजह पूछी। राम कुमार जी ने सुबह की सारी घटना बताई और चाचा जी ने अगले स्टेशन पर कुछ रुपये दिए। राम कुमार जी बनारस पहुंच गए, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की समस्या ज्यों की त्यों रही। कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल से मिले और कहा कि वे आज प्रवेश नहीं ले सकेंगे। प्रिंसिपल ने समस्या पूछी और राम कुमार ने कहा कि उनके पास आवश्यक पैसे नहीं है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि अगर वे एमएसएससी में प्रवेश लें तो फीस माफ हो सकती है। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया कि इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहिए और स्कॉलरशिप के लिए एक फॉर्म भरने की सलाह दी। इस प्रकार राम कुमार जी को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। उनकी पत्नी की सहायता ने भी बड़ा योगदान दिया। इसके बाद राम कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में कलकत्ता चले गए। नई इंजीनियर के लिए नौकरी पाना आसान नहीं होता। कलकत्ता जैसे विशाल शहर में जुगाड़ करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। कलकत्ता में राम कुमार जी को रोकने के लिए उनके पिता के एक मित्र का पता दादाजी ने दिया था। वे कलकत्ता के बड़ा बाजार मोहल्ले में रहते थे। स्टेशन पर उतरने के बाद राम कुमार जी ने अपना सामान, जिसमें एक कंबल था, क्लासरूम में रखा और एक कप चाय पीने के बाद पिताजी के मित्र के घर की ओर निकल पड़े। स्टेशन पर पूछने पर पता चला कि बड़ा बाजार ट्राम से पहुंचा जा सकता है। ट्राम बस की तरह 1-2 मंजिला वाहन थी, जो संभवतः इलेक्ट्रिक से चलती थी और 20 मिनट में बड़ा बाजार पहुंच गई। राम कुमार जी वहां से पैदल चलते हुए पिताजी के मित्र शंकर के घर पहुंचे। परिचय कराने पर हरिशंकर जी ने ऐसा आभास कराया जैसे वे राम कुमार जी को पहचानते हो। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने चाय मनवाकर पिलाई। तत्पश्चात वे राम कुमार को अपने निवास पर ले गए। उनका घर एक कमरे और एक छोटी सी बालकनी के साथ साधारण था, जहां भोजन पक रहा था। एक ओर जमीन पर बिछी दरी थी, दूसरी ओर एक अलग स्थान था। हरिशंकर जी अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ यही निवास करते थे। उन्होंने राम कुमार को दरी पर बिठाया और अपनी पत्नी से भोजन लाने को कहा। पीतल की थालियों में भोजन आ गया। एक ओर चावल की ढेर लगी थी, जिस पर 2 रोटियां रखी थी। थोड़ी सी सब्जी और दाल थाली में डाल दी गई थी। राम कुमार जी ने भोजन किया और हरिशंकर जी ने उन्हें कुछ पतों पर पता लिखा और कहा कि वे शाम को उन्हें रहने की व्यवस्था दिखाएंगे। पहले राम कुमार को इन पतों पर जाकर आवास की व्यवस्था करनी होगी, फिर वापस आकर उनसे मिलना होगा। राम कुमार जी अब गांव की खोज में निकल पड़े। इस बीच सावित्री, जो राजगद्दी पर नहीं बैठी थी, अपने गृहस्थ जीवन के कठिन संघर्ष में व्यस्त थी। सुबह से शाम तक परिवार के हर सदस्य की जरूरतें पूरी करती थी। बर्तन धोना, रसोई साफ करना, आंगन में झाड़ू लगाना, नहाना और चाय चढ़ाकर भोजन तैयार करना, यह सब उसकी दिनचर्या में शामिल था। बाबा जी दूध की बाल्टी लेकर आते और दूध उबालने के बाद चाय परोसते। दादी दूध धोती में पकड़े रहती, तब तक वे गंगा स्नान के लिए जाती। आधे घंटे बाद दादी और बाबा गंगा स्नान करके आते, तब तक बाबा जी के लिए एक लोटा चाय और कुछ नाश्ता तैयार हो जाता। जेठानी के बच्चों का स्कूल का समय हो जाता और सावित्री उन्हें अचार और टिफिन देती। सावित्री के मुंह में घूंघट रहता और चाय के घोंट भी उसके लिए तरसते रहते। उसकी स्थिति पर लोग 4 बातें बनाते, जैसे कि 5 साल हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कई बार वह मन में जवाब देने की इच्छा करती, लेकिन चुप रहती। सावित्री की सहायता के लिए दूसरे जेठानी के बच्चे नहीं थे, जिससे वह कुछ मदद कर सकती थी। गाय, बैल और घर के आटे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने घर की चक्की में आटा पिसवाया।
बिना चेहरे पर शिकन लाए ननद की शादी, जो एक आसान काम था लेकिन महत्वपूर्ण था, संपन्न हो गई। विद्या की विदाई की प्रतीक्षा थी, जब रामकुमार की नौकरी स्थिर हो जाएगी। सावित्री ने अपने मायके से लौटकर महीने भर की छुट्टी ली या फिर अधिक समय रुक जाती। वर्षों में सावित्री एक सुकुमार बाला से एक दक्ष गृहिणी बन चुकी थी। रामकुमार को पास के एक कारखाने में शिफ्ट इंजीनियर की नौकरी मिली, जिसकी प्रारंभिक तनख्वाह रुपये 300 थी। पहली तनख्वाह से उसने रुपये 300 की घड़ी खरीदी। पिता के मित्र ने एक आवास की व्यवस्था कर दी, जहां रुपये 7 प्रति माह देना था। कारखाने तक बस से जाना पड़ता था, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं थी। दोपहर की छुट्टी में कैंटीन में भोजन करना पड़ता था। रामकुमार ने दिन और रात की ड्यूटी के साथ 3 शिफ्टों में काम किया। इस प्रकार वह समय काटते हुए अच्छी नौकरी की तलाश में लगे रहे। इस बीच रामकुमार के दोनों भाइयों की पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी थी और वे गांव लौट आए थे। बड़े भाई ने एमए की डिग्री प्राप्त की थी और किसी प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता जाने की योजना बनाई थी, जहां वे अपने मित्र के निवास पर ठहरने वाले थे। उनके मित्र का कलकत्ता में निजी आवास और पिता का व्यापार था। बड़े भाई साहब बेहद शौकीन थे और कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय थे। वे राजनारायण सिंह के खिलाफ विश्वविद्यालय चुनाव में भाग ले चुके थे और एक बार अंग्रेज को गोली मारने के आरोप में जेल भी जा चुके थे, लेकिन पहचान की कमी के कारण बच गए थे। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। दूसरे भाई ने बीएचयू से आयुर्वेद में एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। उनके गांव में प्रैक्टिस करने का इरादा था, लेकिन बाद में कस्बे में अस्पताल खोलने की योजना थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन धन की कमी थी। अभी भी सब कुछ बाबा जी की कमाई पर निर्भर था। शादी ब्याह के मौसम में आमदनी अच्छी होती थी, लेकिन कभी कभी सूखा भी पड़ जाता था। दादी अक्सर कहती थी, कभी घी है घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, सुख दुख द्वाना आते जाते रहते हैं। अखबार में किसी नौकरी का विज्ञापन देखकर हरिशंकर जी ने रामकुमार को सूचित किया। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस स्थान पर चयनित हो गए। ये नौकरी अच्छी थी और वेतन भी बेहतर था। साथ में 2 कमरों का फ्लैट भी मिल रहा था। खाना खाने के लिए मेस और कैंटीन भी उपलब्ध थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन यह कलकत्ता शहर से 5 मील दूर था। रामकुमार ने सोचा कि सभी सुविधाएं पहले से ही अच्छी हैं। शहर के अंदर रहने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने अपने मन की सुनी और नौकरी स्वीकार कर ली। 2-3 महीने के बाद बाबा जी को हर महीने मनी ऑर्डर भेजा जाने लगा, जिससे घर की स्थिति में सुधार हुआ। 6 महीने बाद कारखाने के मालिक ने रामकुमार के काम से प्रसन्न होकर उन्हें एक प्लांट का इंचार्ज बना दिया और बोनस भी दिया। रामकुमार ने बहुत सारी खरीदारी की, सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा और 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव लौट आए। घर पहुंचने पर बाबा जी ने उन्हें गले से लगा लिया। पहले लड़के वालों को सूचित कर बहन की विदाई की तैयारी की गई। गांव में एक और खुशखबरी थी। रामकुमार एक बेटी के पिता बन चुके थे। जीवन में सब कुछ समय पर ही मिलता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता। रामकुमार ने अपनी बेटी और पत्नी को गांव में छोड़कर वापस लौट गए। पत्नी से वादा किया कि जल्दी ही उन्हें ले आएंगे। रामकुमार वापस अपनी नौकरी में बहुत खुश और उत्साहित रहते थे। हालांकि सावित्री की कमी महसूस होती थी, लेकिन उन्होंने चुप रहकर और सब्र करके काम किया। तभी अचानक एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। बड़े भाई साहब का निवास एक 2 मंजिला मकान था। वे शाम को अपने मित्रों के साथ छत पर बैठकर नशा करते थे। एक दिन छत की बाउंड्री पर बैठते समय भाई साहब का पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। उन्होंने अपने शरीर का भार एक पैर पर लिया, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उनके मित्र और परिवार वाले परेशान हो गए और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए। अस्पताल में दाखिल करने के बाद मित्र के परिवार ने रामकुमार को सूचित किया। जब रामकुमार अस्पताल पहुंचे, भाई साहब का ऑपरेशन चल रहा था, जिससे वे उनसे मिल न सके। ऑपरेशन 2 घंटे तक चला और इसके बाद उन्हें नींद की दवा दी गई। डॉक्टर से मिलकर अस्पताल का खर्च चुकाकर
राम कुमार ने अगले दिन आने की बात कही। जाते समय मित्र के पिता ने आश्वस्त किया कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग ध्यान रखेंगे। भाई के फ्रैक्चर की खबर घर पर देने के बाद भाभी जी कलकत्ता आ गईं और भाई साहब के मित्र के घर रुक गईं। बाबा जी राम कुमार के पास रहने के लिए आ गए। एक दिन बाबा जी ने भोजन किया, लेकिन अत्यंत चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने राम कुमार से कहा, तुम रोज इसी प्रकार का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें घर के खाने का प्रबंध करना होगा। बाबा जी ने वापस गांव लौटते हुए घोषणा की कि 10 दिन बाद वे बड़ी बहू को लेने आएंगे और गांव जाकर दादी से कहा कि छोटी बहू को तैयार कर दो। 10 दिन बाद वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगी। बाबा जी की इस बात को सुनकर किसी की भी हिम्मत रोकने की नहीं हुई। 10 दिन बाद बाबा जी ने सावित्री को अपने बच्चे के साथ कलकत्ता जाने के लिए तैयार किया, लेकिन घर छोड़ने का उन्हें अत्यंत दुख हो रहा था, इसलिए बड़े भाई साहब की बेटी को भी साथ ले जाना चाहती थी। सबने इसे मना कर दिया। रात को सभी लोग गंगा जी के किनारे स्थित मंदिर में सो गए। सुबह नाव से गंगा पार करके मिर्जापुर से जनता एक्सप्रेस में बैठकर कलकत्ता पहुंच गए। पहले वे बड़े भाई के निवास पर गए, क्योंकि राम कुमार को यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी भी आ रही है। वहां से फोन कर दिया गया, तब वे आए और बाबा जी को उनके परिवार के साथ अपने निवास पर ले गए। इस प्रकार सावित्री जी कलकत्ता पहुंच गईं। नई जगह में उन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती थी और अंगीठी जलाना भी उन्हें नहीं आता था। अनेक कठिनाइयों को पार करके वे वहां समायोजित हो पाए। बड़े भाई साहब भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर हावड़ा नामक स्थान पर एक कारखाने में लेबर ऑफिसर के पद पर काम करने लगे। अपने मित्र के यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन नया टीवी अपनी कलाकारी दिखा रहा था। कहते हैं, पुरुष बली नहीं होता, समय बलवान होता है। एक रात 8-9 बजे भाई साहब और उनके मित्र छत्र मस्ती कर रहे थे। उनके मित्र ने एक छड़ी जैसी वस्तु ले रखी थी और बता रहा था कि इसे गुप्ती कहते हैं। इसका नुकीला भाग जहर से सना होता है, जिससे व्यक्ति को चोट लगाकर मार डाला जाता है। भाई साहब ने इसे लेकर देखा और अचानक ये छड़ी उनके मित्र के पेट में घुस गई। मित्र ने चिल्लाना शुरू कर दिया और भाई साहब छत पर से कूदकर भागे। उनके घर वालों ने भीड़ लगा ली और उल्टा सीधा बोलने लगे, यह आरोप लगाते हुए कि भाई साहब ने जानबूझकर ऐसा किया है। भाई साहब ने रेलवे स्टेशन जाकर राम कुमार को फोन किया और पूरा मामला बताया। राम कुमार ने तुरंत एक 800 की टैक्सी का प्रबंध करके उन्हें रातों रात गांव भेज दिया और कहा कि अपने घर मत रखिए। एफआईआर दर्ज कर दी गई। पूरे शहर में पुलिस भाई साहब की खोज में जुट गई। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि छोटे भाई को पकड़कर पिटाई की जाए ताकि पता चले कि वे कहां छुपे हैं, लेकिन श्याम के पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब वह पक्का दोस्त भाई साहब का दुश्मन बन चुका था। पुलिस ने गांव तक जाकर उनकी खोज की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सजा के रूप में उन्हें तड़ी पार कर दिया गया। अब यदि वे कलकत्ता की सीमा पार करते तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती। राम कुमार की फैक्ट्री में नई नई आधुनिक मशीनें लगाई जा रही थी। इसी सिलसिले में उन्हें जर्मनी भेजा गया। उन्होंने जो काम सौंपा गया था उसे कुशलता से पूरा किया और कारखाने का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। तब राम कुमार को उस कारखाने का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। अब उनका परिवार 2 कमरे के फ्लैट से एक विशाल बिल्डिंग में आ गया, जिसे लाल कोठी के नाम से जाना जाता था। इसमें 2 बड़े कमरे, लैट्रिन, बाथरूम अटैच, बड़े हॉल और अन्य कमरे भी थे। सीढ़ी से नीचे जाकर 2 कमरों का सर्वेंट क्वार्टर था, जिसमें 2 नौकर, एक सफाई कर्मी और 4 माली थे। सामने फूलों से भरा गार्डन और पीछे सब्जी उगाने के लिए जगह थी। शहर जाने के लिए कार सुबह और शाम खड़ी रहती थी। उस मकान में बहुत सारी सुविधाएं थी, जिनका उपयोग करना सावित्री जी को नहीं आता था। वे एक साधारण गांव की बेटी थी और शादी के बाद भी 8 वर्षों तक गांव में ही रही थी। हिंदी और संस्कृत के अलावा उन्हें किसी और भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन राजकुमार के पास समय की अत्यंत कमी रहती थी और राम कुमार जी हर फर्नीचर, पर्दे, ब्रांडेड सामान, बालकनी आदि के बारे में बताते रहते थे। यहाँ आने के बाद
उनके एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई थी। बेटी का नाम इंदु और बेटे का नाम रवि था। कहा जाता है, जहां अच्छाई होती है वहां समस्याएं भी सिर उठाती है। राम कुमार जी के घर पर विभिन्न प्रकार के रिश्तेदारों की भीड़ जुटने लगी थी। कुछ लोग नौकरी के लिए, कुछ शिक्षा के लिए और अन्य किसी न किसी बहाने से उन्हें घेरे रहते थे। अगर किसी ने किसी तरह की मदद ले ली तो अगला उस पर एहसान का बोझ लादे रहता था। शुरू में हरिशंकर जी से सहायता लेने के बदले उनके भाई उमाशंकर जी को नौकरी दिलवाकर घर में रखना पड़ा। कुछ लोग दूसरों की सफलता को सहन नहीं कर पाते और बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार फैक्ट्री का मैनेजर मन ही मन राम कुमार जी को हटाने की योजना में लग गया और अपने भतीजे को उनकी जगह लाना चाहता था। जीवन फिर एक नई करवट लेने की स्थिति में था। काम के अत्यधिक बोझ और आराम की कमी के कारण राम कुमार जी को थकावट और कमजोरी का एहसास होने लगा। ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती गईं। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने खुद को दबाव में महसूस किया और कुछ समय बाद 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव चले गए, यह आशा करते हुए कि कुछ आराम से ठीक हो जाएंगे। यद्यपि कुछ राहत मिली, लेकिन पुनः लौटने के बाद वही समस्याएं शुरू हो गईं। कुछ शुभचिंतक भी काम करने वालों में थे, जिन्होंने राम कुमार जी को सलाह दी कि वे उचित इलाज करवाएं। कई जांचों और एक्सरे के बाद पता चला कि राम कुमार जी को भी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी हो गई है। आज के समय में भी टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन आधुनिक दवाओं और खानपान से लोग स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु उस समय यह एक कठिन बीमारी थी। रिश्तेदार जो घर में स्थायी रूप से निवास कर रहे थे, दिन भर डनलप के गद्दे पर कूदते हुए गप्पे मारते रहते थे। संक्रमण के भय से धीरे धीरे वे घर छोड़ने लगे ताकि उन्हें भी संक्रमण न हो जाए। जब राम कुमार को पता चला कि उन्हें टीबी हो गई है, तो यह खबर पति पत्नी के लिए जैसे एक आकाशीय प्रहार थी। राम कुमार के पिता की मृत्यु भी इसी बीमारी के कारण हुई थी। उन्हें 6 महीने तक बीएचयू में भर्ती रहकर इलाज करवाना पड़ा, लेकिन सब प्रयास व्यर्थ साबित हुए। सावित्री जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उस समय टीबी एक जानलेवा बीमारी थी, जिसका इलाज अत्यंत कठिन था। घर में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। वहां रह रहे रिश्तेदारों में एक रघुनाथ जी थे, जो दूर के रिश्तेदार थे और एक शिक्षक थे। राम कुमार जी ने उनसे सलाह लेने का निर्णय किया। राम कुमार जी ने ड्राइंग रूम में बैठकर नौकर से रघुनाथ जी को बुलाने को कहा। सावित्री जी ने चाय और कुछ नाश्ते का प्रबंध किया। जब रघुनाथ जी आए और सोफे पर बैठ गए, तो उन्होंने राम कुमार जी से पूछा, आपकी तबीयत अब कैसी है? राम कुमार जी ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको नाश्ते के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूं। चाय और नाश्ते के साथ बातचीत शुरू हुई। राम कुमार जी ने कहा, आपको पता चल गया होगा कि मुझे एक बीमारी हो गई है। मैं आपकी मदद चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रघुनाथ जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल। आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं? आप जो कहेंगे, मैं आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं। राम कुमार जी ने कहा, मैं जहां भी जाऊं, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं पहले डॉक्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, फिर आप मेरे साथ चलिए। रघुनाथ जी ने उत्तर दिया, चिंता मत कीजिए, पैसे के अलावा मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा। राम कुमार जी ने कहा, इसकी चिंता मत कीजिए, डूबते को तिनके का सहारा भी पर्याप्त होता है। अब राम कुमार जी और सावित्री जी को कुछ सहारा मिल गया था। उन्होंने सबसे पहले कारखाने में 1 सप्ताह की छुट्टी ली और रघुनाथ जी के साथ उस डॉक्टर के पास गए जिसने एक्सरे की जांच की थी। पहले से ही एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। डॉक्टर से मिलकर उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में सभी सवाल किए। उस रेडियोलॉजिस्ट ने उनकी स्थिति का संज्ञान लिया और बताया कि उनके फेफड़ों में कुछ धब्बे पाए गए हैं, जिससे टीबी का संदेह किया गया है। उसने कहा, इसका इलाज हमारे देश में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके दवाएं उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको कलकत्ता के कुछ डॉक्टरों के नाम दे सकता हूँ। आप उनसे मिलकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसने ट्रेन के डॉक्टरों के नाम दिए।
एक सप्ताह के भीतर राम कुमार जी ने कई डॉक्टरों से मुलाकात की और काफी जानकारी प्राप्त की। अंततः उन्हें डॉक्टर विनय सबसे अधिक बुद्धिमान लगे। उन्होंने तय किया कि वे उन्हीं से अपना इलाज करवाएंगे। दृढ़ संकल्प के साथ राम कुमार जी ने डॉक्टर विलियम से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर विलियम ने कहा कि इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि दवाएं विदेश से मंगानी पड़ती है। इन दवाओं की कीमत अत्यधिक है। इसके अलावा खान पान में भी खर्च होता है। यदि आप सब चीजों के लिए तैयार हैं, तो मैं आपका इलाज करने की जिम्मेदारी ले सकता हूं। इलाज एक लंबा समय लेगा, लगभग 1 साल। यदि आप बीच में लापरवाही करते हैं या इलाज छोड़ देते हैं, तो मरीज का ठीक होना असंभव हो जाता है। दवा के साथ साथ दुआ भी जरूरी है। यदि सब कुछ सही रहा तो आप ठीक हो सकते हैं। घर लौटकर राम कुमार ने अपनी पत्नी से इस पर विचार किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे डॉक्टर विलियम से इलाज करवाएंगे। इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई किताबें मंगवाई, क्योंकि सावित्री भी इसके बारे में जानना चाहती थी। सारी किताबें हिंदी में थी, क्योंकि सावित्री केवल हिंदी जानती थी। किताबों में टीबी के विभिन्न चित्र और विवरण थे, जो इस भयानक बीमारी की भयावहता को दर्शाते थे। इसके कीटाणु सांस के माध्यम से शरीर के फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। राम कुमार जी और सावित्री ने इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने का निश्चय किया। डॉक्टर विलियम की सलाह मानते हुए उन्होंने इलाज शुरू किया। इस मर्ज की दवा इंग्लैंड से मंगाई जाती थी, जिसे कीरस्टॉन नामक कंपनी बनाती थी। लाल रंग के सुंदर डिब्बे में पैक ब्राउन रंग के ग्रेन्यूल्स होते थे, जिन्हें डिब्बे में रखे चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लेना होता था। यह दवा अत्यंत कठिन थी और 1 सप्ताह के उपयोग के बाद राम कुमार जी की स्थिति बहुत खराब हो गई। शरीर की सक्रियता समाप्त हो गई और उन्हें कारखाने से छुट्टी लेनी पड़ी। वही कारखाने का मैनेजर अपने भतीजे को राम कुमार जी की जगह पर स्थापित करने की योजना बना रहा था। कारखाने में कई अधिकारी राम कुमार जी को बहुत मानते थे। उनमें से एक लेबर ऑफिसर मिस्टर रॉय कुमार राव राम कुमार जी के घर आए। राम कुमार जी ने कहा, मैं 6 महीने की छुट्टी पर जाने की सोच रहा हूं। मैं ठीक होकर फिर से काम पर लौट आऊंगा। राय साहब को मैनेजर साहब की सारी हकीकत मालूम थी। उन्होंने छुट्टी लेने का कड़ा विरोध किया और बोले, मैं आपकी चारपाई पावर प्लांट के ऑफिस में लगवा देता हूं। आप वहीं आराम से लेटकर अपना काम कर सकते हैं। इंजीनियर का काम करवाना है, खुद करना नहीं है। इस तरह राम कुमार जी की जिंदगी की गाड़ी धीमे धीमे चलने लगी। डॉक्टर ने उन्हें मांसाहारी भोजन का सुझाव दिया, लेकिन वो तो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण थे। उनके लिए मीट, मांस, मछली और अंडा छूना भी पाप था। खाने का तो सवाल ही नहीं। दूध दही वो खा सकते थे, लेकिन ताकतवर दवा बिना ताकतवर भोजन के असर नहीं करती। सावित्री जी ने भी सोचा कि जो करना पड़े किया जाएगा, लेकिन बीमारी से छुटकारा पाना ही होगा। राम कुमार जी के भाई को कलकत्ता की सीमा में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, परंतु बाहर रह सकते थे। जब उन्हें राम कुमार जी की बीमारी का पता चला तो किसी तरह वहां पहुंचे और कुछ मदद मिली। सावित्री जी ने नौकर से एक बार में 8 अंडे मनवाकर फ्रिज में रख दिए। भाई साहब एक अंडे को दूध में मिलाकर राम कुमार जी को पीला देते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो दूध के साथ अंडा पी रहे हैं। सावित्री जी ने अपने बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ दिया और दिन भर राम कुमार जी के लिए कुछ न कुछ पकाती रहती थी। मुंह का स्वाद खराब होने की वजह से वो खा नहीं पाते थे, लेकिन किसी तरह सावित्री जी उन्हें खिलाती पिलाती रहती थी। राम कुमार जी की सारी तनख्वाह उनके इलाज में ही खर्च हो जाती थी। पहले वो सावित्री को रुपये 250 घर खर्च के लिए देते थे, जिसमें से कुछ बचा लेती थी। अब उन्हीं पैसों से घर का खर्च चल रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और फिर से एक्सरे करवाया गया। बीमारी में मामूली सुधार हुआ था, लेकिन अभी 2 साल तक इलाज कराना था। राम कुमार जी की हालत में सुधार हो रहा था, पर रात को कभी कभी उल्टियां हो जाती थी और हरारत बनी रहती थी। बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और डॉक्टर साहब आराम के लिए
और दवाइयां बढ़ा देते थे। सावित्री जी भी परेशान थी। जो भी उपाय लोग बताते वो करती जाती थी। बहुत से व्रत और उपवास भी रख रही थी। गांव से बड़े भाई साहब के एक मित्र सिद्दीकी जी आए। उन्होंने भी एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, बेटी, रोज सुबह उठकर नहाकर गर्म पानी से मरीज के पैर और सिर धोकर उस पानी को एक बर्तन में रखकर किसी पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में डालाओ। 1.25 महीने तक बिना नागा के ऐसा करते रहो, चमत्कार हो जाएगा। सावित्री जी ने इसे भी पूरी लगन से किया। उनका मकान हुगली नदी के किनारे था। 4-5 सीढ़ियां चढ़कर सड़क पर जाना पड़ता था। सुबह 5 बजे उठकर वो नहाती, जैसा उस फकीर ने बताया था, और 3 किलोमीटर पैदल चलकर पीपल के पेड़ की जड़ में पानी डाल आती थी। कुछ पंडितों ने भी कहा कि शिव जी का रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का पाठ करवाओ, सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। सावित्री जी दुविधा में थी। इतनी सारी बातों से उनका दिमाग चकरा जाता था। ईश्वर से राम कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना सावित्री जी निरंतर करती रही। कई रिश्तेदार बारी बारी से मिलने आते। ऐसा लगता था जैसे वे राम कुमार जी का अंतिम दर्शन करने आए हो। यह सब सावित्री जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर उनके पास रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लोगों की बातें सुनकर सावित्री जी सोचती कि टोने टोटके करने के बजाय मरीज की देखभाल पर ध्यान दिया जाए, लेकिन सबको हाँ भी कह देती थी। वो देवी देवताओं में आस्था रखती थी और सोचती थी कि जब मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं विंध्याचल माता के दर्शन करने जाऊंगी और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराऊंगी। लेकिन महामृत्युंजय का जाप उन्होंने तुरंत करवाने का निश्चय किया, क्योंकि कहते हैं कि यह जाप सुनकर इंसान मौत के मुंह से भी वापस आ सकता है। इतने सारे उपाय किए जा रहे थे, तब बाबा जी को खबर कैसे नहीं मिलती? बाबा जी भी जल्दी से आ गए और साथ में राम कुमार जी की इकलौती बहन भी आ पहुंची। जिस दिन बाबा जी घर आए, सावित्री जी पूरे दिन की थकी हुई थी और थोड़ी देर आराम करने के लिए हॉल के कोने में लगे बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाबा जी अचानक जोर से चिल्लाते हुए घर में दाखिल हुए। उनकी आवाज से घबराकर सावित्री जी बिस्तर से नीचे गिर गई। बाबा जी के सामने आज भी वो पर्दा करती थी। चोट लगने के बावजूद वे जमीन पर ही बैठी रह गई। बाबा जी अपने पोते को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपना बेटा इसी बीमारी में खो दिया था और अब वो अपने पोते को खोने के डर से रो रहे थे। किसी तरह बड़े भाई साहब ने उन्हें संभाला। सावित्री जी की ननद बेटे के जन्म के बाद पहली बार मिल रही थी। दूसरे दिन जब सभी लोग इधर उधर चले गए तो राम कुमार जी की बहन सावित्री जी से कहने लगी, भाभी, तुम्हारा बेटा हुआ, लेकिन तुमने हमें कोई नेक नहीं दिया। सावित्री जी ने कहा, तुम मिले ही नहीं तो कहां से देती? बहन ने कहा, तो अभी दे दो ना। सावित्री जी ने कहा, भैया के ठीक हो जाने दो, तब दे दूंगी। तो बहन ने कहा, जब मर जाएंगे तब क्या दोगी? सावित्री जी दुखी होकर रोने लगी और गले की मटर माला उतार कर फेंक दी। जाने कैसी बहन थी। राम कुमार जी के इलाज के साथ साथ पूजा पाठ, तंत्र मंत्र भी चल रहा था, जिससे किसी तरह वो ठीक हो जाए। बाबा जी राम कुमार को गांव ले जाना चाहते थे, परंतु सावित्री जी ने एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने के बाद ही वो यहाँ